अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तेंग शेंग की सोल पावर म्यूटेट होने लगी थी। वो बेहोशी की हालत में चला गया था और अपने पिछले जन्म को याद कर रहा था कि कैसे उसका लोग मजाक उड़ाया करते थे, और एल्डर ने भी उसे और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने से मना कर दिया था। अब तेंग शेंग को किसी न किसी तरह करके लाइब्रेरी के अंदर रखी सीक्रेट नॉलेज जाननी थी, जिसकी वजह से वो आज रात उसके अंदर जाने का डिसाइड करता है। वो अंदर जाकर सीक्रेट स्ट्रक्चर्स पढ़ना चाहता है। वहाँ लाइब्रेरी के अंदर 2 लेवल सिक्योरिटी मौजूद है। फर्स्ट लेवल में सैनिक पहरा देते हैं और सेकंड लेवल पर लेज़र लाइट्स और 3 एल्डर्स को तैनात किया गया है। दोनों सिक्योरिटीज़ को तोड़कर तेंग शेंग को अंदर जाना था। तेंग शेंग चाहता तो अपने सीक्रेट वेपन से बाहर खड़े लोगों को मार सकता था, लेकिन वो इस अपने तेंग सेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके ऊपर तेंग सेक्ट के बहुत ज़्यादा एहसान भी थे। वो छुपते छुपाते लाइब्रेरी के अंदर जाता है और फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी पार कर लेता है, और अब वो सीक्रेट स्ट्रक्चर्स को देखता है। उसके आसपास बहुत सारी लेजर लाइट मौजूद थी और 3 एल्डर भी इसकी रखवाली कर रहे हैं। अब तेंग शेंग बाहर कैसे न कैसे करके एक हलचल पैदा कर देता है और तीनों एल्डर उस हलचल की वजह से बाहर जाने लगते हैं। और अब तेंग शेंग लेज़र से बचते बचाते सीक्रेट स्ट्रक्चर्स को हासिल कर लेता है, और जैसे ही सीक्रेट स्ट्रक्चर्स को वो खोलता है, इतने में ही लाइब्रेरी का एल्डर वहाँ पर आ जाता है। अब एम्बरर कहते हैं कि दुनिया वालों के लिए यहाँ पर लेवल 2 की सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि यहाँ पर लेवल 3 की भी सिक्योरिटी मौजूद है, और लेवल 3 की सिक्योरिटी में मैं खुद तैनात हूँ। अब एम्बरर कहते हैं कि तुम्हें इस जुर्म में तेंग सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। अब तेंग शेंग उदास हो जाता है और कहता है कि मैं बचपन में यहाँ आया था और यहीं पर मेरी परवरिश हुई है। मैं इसे छोड़कर तभी जाऊँगा जब मेरी मौत मुझे लेने आएगी। इसके बाद तेंग शेंग अपना हिडन वेपन निकालता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। अब एल्डर उसे तेंग सेक्ट की सच्चाई बताने लगते हैं और कहते हैं कि ये वक्त के साथ साथ बहुत बड़ा सेक्ट बन गया और पूरी दुनिया में इसकी वाह वाह होने लगी, और तेंग सेक्ट के बाहर गरीब और अमीर में भेदभाव होने लगा, और बाहर के लोगों को ये टेक्निक सिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई, और अंदर के लोग और शाही ख़ानदान के लोग इस टेक्निक को सीख नहीं पाए क्योंकि उनमें इतना दम नहीं था जिससे वो इसको सीख नहीं पाए, और कई सारी टेक्निक हमसे गुम हो गई, और अब तुम बाहर के होकर इस सीक्रेट टेक्निक को चुराने आए हो। इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए वो एल्डर तुम्हें ढूंढते ही होंगे। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, पर तुम्हें उन एल्डर से बचना होगा। और फिर सीक्रेट स्ट्रक्चर को वो तेंग शेंग के हाथ में देता है और उसे इससे सीखने को कहता है। और अब इस वक्त में तेंग शेंग की आंखें खुलने लगती हैं और वो होश में आने लगता है, और जब वो होश में आता है तो अपने सामने जीवू को देख वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन अब तेंग शेंग की कमर से अपने आप स्पाइडर लेग्स निकलने लगते हैं। ये देखकर सब हैरान होते हैं। इस पर मास्टर जाऊ तेंग शेंग को इसे कंट्रोल करने को कहते हैं, और इस पर तेंग शेंग फिर से मेडिटेट करने बैठ जाता है, और बड़ी मुश्किल के बाद वो इन्हें कंट्रोल कर पा रहा होता है। अब बातें करते करते वहाँ पर बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ आने लगती हैं, और ये सब छोटी छोटी मकड़ियाँ थी जो कि उसी मकड़ी के बच्चे थे जिसको तेंग शेंग ने अभी मारा था। हालांकि ये मकड़ियाँ अभी बच्चे थे, जिससे तेंग शेंग और बाकी सब उनसे लड़ने का डिसाइड करते हैं, जिस पर तेंग शेंग अपने हिडन वेपन सभी को देता है, और सभी हिडन वेपन को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे वेपन पहले कभी नहीं देखे थे, और इन वेपन्स को यूज़ करके वो तमाम मकड़ियों को मार देते हैं। और रिंग रोंग रोंग को ये वेपन बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है, जिस पर वो तेंग शेंग से इसे ख़रीदने का कहती है। इस पर तेंग शेंग कहता है कि मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें ये फ्री में दे दूँगा, और अभी तेंग शेंग सभी को एक एक हिडन वेपन देता है। और इसके बाद ऑस्कर का फ्लाइंग सॉसेज खाकर वो अपने स्कूल आने लगते हैं। स्कूल आते ही मास्टर जाओ डीन को सब कुछ बताता है जो अब तक हुआ था। इतने में ग्रैंड मास्टर भी आ जाते हैं, और अब वो जायंट एप के बारे में बात करते हैं, और मास्टर जाओ ग्रैंड मास्टर से पूछते हैं कि वो कौन सा जानवर था जिसकी आवाज़ सुनकर जायंट एप ने जीवू को छोड़ दिया। अब ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि वो जानवर एज़ुल बुल पाइथन था, और वो जायंट एप से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर जायंट एप जंगल का राजा है तो एज़ुल बुल पाइथन जंगल का एम्परर है। अब ग्रैंड मास्टर उन्हें एक बात बताते हैं कि एक दफ़ा एक सोल लैंड मास्टर जायंट एप का शिकार करने जंगल में गया था। उसको अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन था कि वो जायंट एप को हरा देगा,
और उसे जायंट एप मिल जाता है। वो एक नदी में पानी पी रहा था, उसे देखकर उसको लड़ाई के लिए दावत देने लगता है और इसके बाद नदी से उसे एक बहुत ज़्यादा गरजदार आवाज़ आती है और वो गरजदार आवाज़ अज़ूर बुल पाइथन की थी। वो इंसानों की ज़बान भी बोल सकता था और सोललैंड मास्टर को जाने को कहता है, जिस पर सोललैंड मास्टर इसकी ताकत का पता होने पर वहाँ से निकल जाता है। ग्रैंड मास्टर बुल पाइथन की ताकत का सिर्फ हल्का सा नमूना दिखा रहे थे और इसके बाद वो ऑस्कर की बात करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है। इस स्कूल के अंदर सभी बहुत टैलेंटेड है, इस वजह से ग्रैंड मास्टर अब उन्हें खुद एजुकेशन देने का फैसला करते हैं। अब ग्राउंड में सभी बच्चों को बुलाकर डीन ग्रैंड मास्टर का उनके साथ इंटरव्यू कराता है और अब ग्रैंड मास्टर आज से उन सभी के टीचर्स बन जाते हैं। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तैंग शेंग के स्पाइडर लेग्स बेकाबू होकर निकलने लगते हैं और बेकाबू होकर इधर उधर वार करने लगते हैं, जिस पर एक डंक मोटू को भी लग जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब तुरंत ग्रैंड मास्टर तैंग शेंग के पास जाते हैं और उसे एक गहरी सांस लेने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम इमेजिन करो कि ये स्पाइडर लेग्स तुम्हारी बोन्स हैं और तुम इन्हें वापस अपनी बॉडी में अंदर को ले लो। और तैंग शेंग ऐसा ही करता है और फिर वो अपनी लेग्स पर काबू पा लेता है। अब वो फ़ौरन से पहले मोटू को ऑस्कर के कमरे में लेटाते हैं। इतने में तैंग शेंग और ग्रैंड मास्टर भी आ जाते हैं। अब ग्रैंड मास्टर तैंग शेंग को कहते हैं कि तुम अपना पॉइजन वापस लो, लेकिन तैंग शेंग डरता है क्योंकि इसी बीच मोटू की जान जाने का भी खतरा है। अगर जहर नहीं निकाला तब भी मोटू मर जाएगा। इसीलिए वो ग्रैंड मास्टर की बात मानकर मोटू के जिस्म से पॉइजन निकालने लगता है। अब कुछ देर बाद मोटू बिल्कुल ठीक हो जाता है। अभी तैंग शेंग सभी को अपनी कंडीशन बताता है और कहता है कि अभी मैं इस रिंग को संभाल नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद ज़ीवू और तैंग शेंग भी इसी बारे में बातें करते हैं और इसके बाद तैंग शेंग ग्रैंड मास्टर से मिलने चला जाता है। अब ग्रैंड मास्टर उसे अपनी लापरवाही के लिए डांटते हैं कि उसने बिना सोचे समझे एक बहुत ज़्यादा पुरानी मकड़ी को मार दिया था और उसकी स्पिरिट रिंग हासिल कर ली थी, जिससे तैंग शेंग उन्हें सॉरी कहता है और कहता है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे न्यू सोल रिंग की पावर्स दिखाने को कहते हैं, जिस पर वो अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट की पावर दिखाता है, जो कि पहले से काफ़ी बढ़ चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। तैंग शेंग की पॉइजन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अब तैंग शेंग इतना ताकतवर हो चुका था कि ग्रैंड सोललैंड मास्टर भी इस पर पॉइजन का अटैक करे तो वो इसके अटैक को नलीफाई कर सकता है। अब तैंग शेंग अपने और अपने दोस्तों के लिए पिछले जन्म के सीक्रेट स्ट्रक्चर की मदद से बहुत ज़्यादा हथियार बनाना चाहता है, जो कि आगे उन्हें बहुत काम आएंगे। वो बहुत सारे हथियार बनाना चाहता है ताकि हर जीत में फतह उसकी हो। इसीलिए तैंग शेंग अब इस शहर में अपना हथियारों का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। अगर ये बिज़नेस चल गया तो तैंग शेंग के पास बेशुमार दौलत आएगी, जिन पैसों की वजह से वो अपने लिए और भी ज़्यादा हथियार बना पाएगा। और इसके बाद वो शहर की सबसे बड़ी लोहार की दुकान पर जाता है। वहाँ हर तरफ हथियार बनाए जा रहे थे। वो हथियारों के बहुत बड़े कारीगर थे। अब तैंग शेंग मालिक के पास जाता है। वो दुकान के मालिक से कहता है कि वो उसके लिए एक डील लाया है, जिसके लिए उन्हें एक अकेली जगह पर जाकर बात करनी होगी। अब वो एक कमरे में जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें वही दो लड़के, एक का नाम आयरन ड्रैगन और दूसरे का नाम आयरन टाइगर था, वो नज़र आते हैं। वो इसी शॉप ओनर के बेटे होते हैं और वो इस जगह के सबसे अच्छे कारीगर थे। अब वो एक कमरे में जाकर बैठते हैं। तैंग शेंग कहता है कि मैं आपको 100 सोल कॉइन दूंगा, जिस पर आपको मुझे यहाँ पर एक सीट देनी होगी, यानी कि मुझे अपने हथियार औजार इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी होगी और मैं जो हथियार बनाऊंगा उसका प्रॉफिट हम 50-50 शेयर कर लेंगे। ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन शॉप ओनर को तैंग शेंग पर यकीन नहीं आ रहा था। अब वो तैंग शेंग की रैंक पूछते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि तैंग शेंग की रैंक 30 है तो वो बहुत शॉक हो जाते हैं। इतने में उनके दोनों बेटे भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो तैंग शेंग को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने फादर को बताते हैं कि तैंग शेंग की एक पार्टनर हमें मारने ही वाली थी और इसने हमें बचा लिया और ये बहुत ताकतवर इंसान है। इस पर शॉप ओनर उससे डील करने को मान जाता है। अब वो वापस स्कूल आता है, जहाँ पर उसे ज़ीवू मिलती है और वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। लेकिन ऐसे में ही वहाँ पर उन्हें रिंग रोंग रोंग की आवाज़ आ जाती है। अब वो सब स्कूल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आज वो तैंग शेंग के रैंक 30 पर पहुँचने की पार्टी करते हैं। अगले दिन ग्रैंड मास्टर उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो ग्राउंड में आ जाते हैं और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं।
अब ग्रैंड मास्टर उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी अब से इंटेंस ट्रेनिंग शुरू होगी। और अब वो मास्टर दाई को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें इन सब से बारी बारी फाइट करनी होगी, लेकिन ध्यान रखना कि किसी को ज़्यादा चोट ना लगे। और जब तुम तेंग शेंग से फाइट करोगे तो वो अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग को यूज़ नहीं करेगा। इस पर मास्टर दाई कहते हैं कि वो अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज़ कर सकता है और मैं उसे स्पिरिट रिंग का यूज़ करके हरा दूंगा। और ग्रैंड मास्टर उसे मना करते हैं और कहते हैं कि अगर तेंग शेंग ने मकड़ी वाली पावर का यूज़ किया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। इससे सब हंसने लगते हैं। अब मास्टर दाई के बहुत ज़्यादा कहने पर वो तेंग शेंग को परमिशन दे देते हैं कि वो अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग यूज़ कर सकता है। और अब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। और अब तेंग शेंग स्पाइडर वेब बनाकर मास्टर दाई को फंसा देता है और स्पाइडर वेब से निकलते निकलते मास्टर दाई के जिस्म में पॉइजन फैलने लगता है। अब मैच रोक दिया जाता है और इसके बाद तेंग शेंग मास्टर दाई के जिस्म से जहर निकालता है और ग्रैंड मास्टर उन्हें टीम वर्क की ताकत समझाते हैं और उन्हें हमेशा एकजुट होने पर मोटिवेट करता है। अब मोटू ऑस्कर से लड़ता है और मोटू जीत जाता है। अब मोटू से मास्टर दाई लड़ते हैं। अब इन दोनों की फाइट बहुत ही आइकॉनिक लेवल पर चली जाती है। पहले तो मास्टर दाई कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने फुल पोटेंशियल में आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों आपस में आइकॉनिक लेवल की फ़ाइट करने लगते हैं। उनकी फ़ाइट देखकर ग्रैंड मास्टर जीवू को अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग का इस्तेमाल करने को कहता है, जिसके बाद जीवू और तेंग शेंग आपस में फ़ाइट करते हैं और तेंग शेंग जीवू को स्पाइडर वेब में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जीवू बहुत फुर्तीली है। वो बहुत तेज़ी के साथ तेंग शेंग पर ही अटैक कर देती है और अटैक के बाद वो उसे ज़ोर से पकड़ लेती है। और जब तेंग शेंग दूसरी दफ़ा अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करता है तो वो दोनों इसमें फंस जाते हैं और इसके बाद उन दोनों में फिर से रोमांटिक एंगल बन जाता है। और दूसरी तरफ मास्टर दाई और मोटू में कोई भी हार जीत नहीं रहा होता। इससे वो मैच ड्रॉ किया जाता है और ग्रैंड मास्टर उन सब की फाइटिंग में कमियां निकालने लगते हैं और कमियों को बताकर उन्हें अपने आप पर ध्यान रखने को कहते हैं। अब जीवू की बारी आती है, लेकिन जीवू की फाइटिंग स्किल में कोई कमी नहीं होती। इस पर सभी शॉक हो जाते हैं। अब ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि इसकी थर्ड स्पिरिट रिंग की वजह से इसमें हज़ारों साल पुराने लाइटनिंग स्पीड के रैबिट की ताकत आ गई है। ये इस पावर का यूज़ करके अपने आप को हवा में टेलीपोर्ट भी कर सकती है। और सभी ने कुछ न कुछ गलती की थी। इस पर सभी को पनिशमेंट दी जाती और उन्हें एक पत्थरों से भरा हुआ बैग देकर चक्कर मारने को कहा जाता है। अब जिनकी गलती नहीं थी वो भी इनके साथ चक्कर लगाने को जाते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं देख सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।